सभी डियर स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है राकेश प्रजापति और आप मुझसे पढ़ रहे हैं भारत का संविधान पॉलिटी। तो हम पॉलिटी में भारत का जो संवैधानिक विकास है, इसमें हमारा आज लेक्चर नंबर 2 होगा। हमने एक लेक्चर पहले डिस्कशन कर चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो लेक्चर ज़रूर देखें। और ये हमारा आज क्लास नंबर 2 है। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या है आपको आगे आने वाली ऐसे ही क्लासों का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आ जाएगा और आप हमारे साथ मिल कर के ऐसे ही तैयारी करते रहेंगे। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम पहले थोड़ा सा क्या करेंगे, जो पुरानी क्लासेस रहे हैं उन जो पुरानी क्लास है उसका थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं और इसके बाद हम अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम पहले पिछली क्लासों में पिछली क्लास में, अभी तो एक ही क्लास हुआ है, तो हम पिछली क्लास में डिस्कस किए थे आपसे कि पहले क्या डिस्कस किए थे कि मध्य प्रदेश का सॉरी सॉरी भारत का, कहाँ, भारत का, भारत का जो है संविधान क्या है। भारत का संविधान क्या है, इसके बारे में हम जाने थे। ठीक है, यदि आप ये सब सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे तो आपको क्लास नंबर फर्स्ट में जाना पड़ेगा, जिसमें आपको पूरे चीज़ें डिटेल में मिलने वाले हैं। ठीक है, फिर भारत में क्या आया था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। क्या आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी। काहे के लिए आता है, व्यापार करने के लिए आता है। ठीक है, लेकिन ये व्यापार करने के साथ साथ क्या सोचता है कि हमारा व्यापार करने के साथ साथ यहाँ पे हम शासन भी करें, जिस कारण से हमारे दो युद्ध भी हुए थे जिसके बारे में हम डिस्कशन किए थे। एक 1757 का युद्ध, बताइए ये कौन सा युद्ध था, और एक 1764 का युद्ध। कहे का, 1764 का युद्ध। ये था पहले प्लासी का युद्ध था। किसका, प्लासी का युद्ध था। और ये किसका था, बक्सर का युद्ध था। किसका था, बक्सर का युद्ध था। ठीक है, ये दो युद्ध भी होते हैं, इनके बारे में भी हम पुराने क्लास में डिस्कस किए हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है 1773 का। 1773 का क्या आता है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या आता है, रेग्यू रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो है रेगुलेटिंग एक्ट में जो लूट लूट मचा था ना भारत में, जो ये व्यापार करने आए थे, लूट नीति अपनाए थे, उस लूट नीति का क्या किया गया, इसमें अंत किया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या आते हैं, इसके बाद आते हैं चार्टर एक्ट। जिन चार्टर एक्टों के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया हुआ था। इसके रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आता है 1784 में क्या आता है, 1784 में आता है पिट्स इंडिया एक्ट। क्या आता है, पिट्स इंडिया एक्ट। क्या आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसके बारे में भी हम डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं चार्टर एक्ट। तो कौन कौन से यहाँ पे हम बता दें कि चार्टर एक्ट 4 आते हैं। कितने आते हैं,
चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट कितने आते हैं? चार्टर एक्ट आते हैं 4। कौन कौन से सन में आते हैं तो ये हम देख लेते हैं। 1793 में आता है। कब? 1793 में। फिर आता है 1813 में। कब आता है? 1813 में आता है। फिर आता है 1833 में। फिर कब आता है? 1833 के बाद 1853 में। ये आते हैं 4 चार्टर एक्ट। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आते हैं 4 चार्टर्स एक्ट, जिसमें हमारे संवैधानिक विकासों के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है पुराने क्लास में। ठीक है। फिर आगे आता है हमारा, इसके बाद आता है कि किसके हाथ में चला जाता है? ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ जाता है हमारा भारत। ब्रिटिश शासन जो है इसमें शासन करने लगता है, तो इसमें क्या है? भारत शासन अधिनियम आ जाता है। इसके बाद चार्टर एक्ट के बाद क्या आ जाता है? भारत शासन अधिनियम, जिसको आज हम क्या करने वाले हैं? जिसको आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो हमारा जो है क्या आता है? भारत शासन अधिनियम आता है। क्या आता है? भारत शासन अधिनियम। क्या आता है? भारत शासन अधिनियम। ठीक है। ये आता है कब का? भारत शासन अधिनियम आता है सन 1858 में। कब आता है? सन 1858 में क्या आता है? भारत शासन अधिनियम आता है। इस अधिनियम में इससे पहले क्या होता है कि 1757 का क्रांति होता है। सबसे पहले क्या होता है इसमें? 1757 का क्या होता है? 1857 का क्रांति होता है। क्या होता है? 1857 का क्रांति होता है। 1857 के क्रांति में क्या होता है? 1857 की क्रांति में इस एक्ट के द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त किया जाता है। जो पहले ब्रिटिश इंडिया जो कंपनी लाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी, जो कंपनी लाई थी, इसके शासन, जो ये शासन करने लगते हैं, इनके शासन को क्या किया जाता है? समाप्त किया जाता है। और भारत शासन सीधे महारानी विक्टोरिया ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला जाता है। ठीक है। अब क्या होता है? 1857 की क्रांति में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन थे उसको समाप्त करके, जो यहाँ पे 1857 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी का जो शासन था यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। और क्या किया जाता है? जो भारत सरकार का जो भारत का शासन था, यहाँ पे जो भारत का, किसका? पेन कलर ले लेते हैं। हाँ, जो भारत का शासन था, भारत का शासन किसके हाथों में चला जाता है? भारत का शासन जो है सीधे महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला जाता है। महारानी विक्टोरिया कहाँ की थी? तो ये ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, ब्रिटिश क्राउन की थी। भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया ब्रिटिश क्राउन के, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। इतना आपको समझ में आया होगा। जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी था, इसका जो शासन चलता था, उसको क्या किया गया? इस क्रांति के दौरान, 1857 की क्रांति के दौरान क्या किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन को समाप्त किया गया। और इसके बाद भारत शासन सीधे महारानी विक्टोरिया ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था।
अब यहाँ पे जो भारत को डील करती थी वो महारानी थी विक्टोरिया, कहाँ की, ब्रिटिश की थी। वो हमारे भारत को वहाँ पे सीधे बैठे बैठे क्या करने लग गई, चलाने लग गई थी। ठीक है, हमारे भारत के शासन को चलाने लग गई थी। इस एक्ट ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड को भी क्या कर दिया था, समाप्त करके भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया था। तो चलिए इसको भी लिख लेते हैं। अगला पॉइंट होगा इस जो एक्ट था, ये एक्ट था, इस एक्ट ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड, किसको, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर जो भारत में द्वैध शासन प्रणाली था इसका भी क्या कर दिया, अंत कर दिया। समाप्त कर भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर दिया, प्रणाली का अंत कर दिया। इतनी बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत के वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे क्या होता है, इस क्रांति के बाद क्या होता है, भारत के जो है गवर्नर जनरल जो थे, अब यहाँ पे भारत के गवर्नर जो गवर्नर जनरल थे उनको किस नाम से जाना जाने लगा, गवर्नर जनरल थे उनको किस नाम से जाना गया था। अब भारत के वायसराय, क्या, वायसराय के नाम से क्या करने लग गया, जाना जाने लग गया था। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पे आप कि जो भारत का पहला वायसराय था, कौन, भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय कौन था, तो भारत का पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। पहला वायसराय कौन था भारत का, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। तो इसके बाद क्या होता है, एक जो है नया पद भारत में आ जाता है, भारत के सचिव का सृजन किया जाता है, जिससे भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण शक्ति निहित थी। ठीक है, यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है दूसरा अधिनियम आता है। क्या आता है दूसरा अधिनियम, तो ध्यान से देखेंगे, हमारा दूसरा अधिनियम जो आता है वो भारत परिषद अधिनियम 1909। इसके बाद क्या आता है हमारा, भारत परिषद अधिनियम। क्या आता है, भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1909। क्या आता है इसके बाद, भारत परिषद अधिनियम 1909 आता है। ठीक है, इस अधिनियम को मोर्ले मिंटू सुधार के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, मोर्ले मिंटू सुधार के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उस समय जब लॉर्ड
मोर्ले इंग्लैंड के में भारत के राज्य सचिव थे तथा लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। ठीक है, कौन थे लॉर्ड मिंटो? लॉर्ड मिंटो थे भारत में वायसराय थे। और ये मोर्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य क्या था भारत परिषद अधिनियम में? तो 1892 के दोषों को दूर करना तथा मुस्लिम अल्पसंख्यकों को दूर करना था। जो यहाँ पे भारत में हमारे मुस्लिम लीग हुआ करते थे, जो जो मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, उनको क्या करना था? मतलब कि खुश करना था मुस्लिम अल्पसंख्यकों को। और जो 1892 में जो दोस्त थे, उनको क्या करना था? उनको दूर करना था और उग्रवाद और क्रांतिवाद तथा राष्ट्रवाद का सामना करना था। तो ये हमारा क्या था? मोर्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य था हमारे किस में? भारत परिषद अधिनियम में। ठीक है, तो चलिए इस चीज को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस अधिनियम में इस अधिनियम को इस इस अधिनियम इस अधिनियम को क्या कहा जाता था? इस इस अधिनियम को मोर्ले मिंटो सुधार क्या कहा जाता था? मोर्ले मिंटो सुधार। मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता था, के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, किसके नाम से भी जाना जाता था? तो इसको मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से जाना जाता था। किसको? भारत परिषद अधिनियम 1919 को किसके नाम से भी जाना जाता था? तो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, ये मार्ले मिंटो सुधार का जो था, इसका लक्ष्य क्या था? तो जो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य भारत परिषद अधिनियम भारत परिषद अधिनियम कब? 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892 के दोषों को क्या करना था? 1892 के दोषों को दूर करना था। कब का? 1892 के दोषों को क्या करना था? दूर करना था। दूर करना 1892 के दोषों को दूर करना। ठीक है, फिर जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों को क्या करना था? खुश करना था। क्या था? मुस्लिम अल्पसंख्यकों को क्या करना था? खुश करना था। खुश करना तथा बढ़ते हुए भारत में तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद। क्या? उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद। उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद।
क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना का सामना करना था। क्या था? सामना करना था। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी। मिंटो सुधार का लक्ष्य क्या था? भारत परिषद अधिनियम 1892 के दोषों को दूर करना था और मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना तथा भारत में बढ़ते हुए उग्रवाद एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। तो ये हमारा क्या था? भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत ये चीजें किया गया था। इसके बाद क्या होता है? इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का जो है चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, ऐसा यहाँ पे प्रावधान किया गया था। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को संवैधानिक सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आया होगा। लॉर्ड मिंटो को एक चीज मेन इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे लिखवा देते हैं कि लॉर्ड मिंटो को लॉर्ड मिंटो को निर्वाचन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। निर्वाचन का जनक कहा जाता है। जनक कहा जाता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, तो आप यदि नए हैं चैनल में तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको ऐसे ही क्लासेस आगे मिलता रहेगा और हम साथ में क्लास को ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे, इसी जुनून के साथ बढ़ाते रहेंगे और अपना तैयारी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है? हमारे जो भारत में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। ठीक है, अब आता है हमारा भारत शासन अधिनियम 1919। क्या आता है? अब आता है इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, इसको हम देखते हैं। तो भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या था? 1919 ईस्वी के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मॉन्टेग्यू, इसको कहा जाता था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता था। क्या कहा जाता? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता था। ठीक है, क्योंकि इस अधिनियम के जन्मदाता भारत सचिव मॉन्टेग्यू और भारत के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड थे। ये मॉन्टेग्यू कौन थे? तो ये मॉन्टेग्यू थे भारत के सचिव थे और ये जो थे चेम्सफोर्ड भारत के कौन थे? तो ये गवर्नर जनरल थे। ये कौन थे? मॉन्टेग्यू कौन थे? तो मॉन्टेग्यू थे, ये सचिव थे भारत के, और ये कौन थे? ये थे क्या बताया अभी हम आपको? गवर्नर जनरल थे भारत के। कौन थे ये? गवर्नर जनरल। ठीक है, ये चीज आपको इतना समझ में आया होगा। वर्ष 1921 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को लागू किया गया था। इनके जो सुधार थे, ठीक है, इसको कब लागू किया गया था? तो इसको लागू किया गया था 1921 में।
इनके जो मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड जो सुधार था, इसको कब लागू किया गया था? तो इसको लागू किया गया था 1921 में। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आया होगा। यह अधिनियम ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश सरकार द्वारा सुधारों का एक और तथा कथित प्रयास था। ठीक है, यह अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा सुधारों का एक कथित प्रयास था। ठीक है, यह 20 अगस्त 1917 ईस्वी को भारत सचिव लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने एक घोषणा की, जिसमें क्या था? जिसमें भविष्य के सुधारों की ओर संकेत किया गया था। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया था? 20 अगस्त 1917, 20 अगस्त 1917 का समय आता है, जिसमें इन्होंने क्या करते हैं? 20 अगस्त 1917 में क्या करते हैं? एक घोषणा करते हैं। क्या करते हैं? एक घोषणा करते हैं। कौन? ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने, मॉन्टेग्यू ने एक क्या करते हैं? घोषणा की, जिसमें भविष्य के सुधारों की ओर संकेत किया था। जिसमें क्या किया गया था? भविष्य के सुधारों की ओर, भविष्य के सुधारों की ओर क्या किया गया था? संकेत किया गया था। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आया होगा। तत्कालीन संवैधानिक सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध आदि अनेक कारणों से यह अधिनियम पारित किया गया था। यह अधिनियम क्यों पारित किया गया था? यह अधिनियम पारित किया गया था तत्कालीन संवैधानिक सुधारों की मांग, इसको लिख लेते हैं। ये क्यों किया गया था? तो ये किया गया था तात्कालीन संवैधानिक सुधारों की मांग, तत्कालिक संवैधानिक सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन, क्या? होम रूल आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध, आदि अनेक कारणों से, आदि अनेक कारणों से इस अधिनियम को पारित किया गया था। इस अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आया होगा। यदि आप हमारे साथ लिखना चाहते हैं, अपना नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, आपको नोट्स आगे आपको बहुत अच्छे से काम आएंगे। ठीक है, इस अधिनियम के आधार पर प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई, जिसमें परिषद कार्यपालिका का एक ऐसा भाग था जो गवर्नर के प्रति उत्तरदायी था। जो मतलब कि हम आपको बता दें, जो परिषद था, क्या था? परिषद था। और एक क्या था? कार्यपालिका। ये गवर्नर के प्रति क्या था? उत्तरदायी था। तथा दूसरा भाग मंत्रिमंडल था, जो प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। ये क्या था? गवर्नर के प्रति उत्तरदायी था। और एक भाग क्या था? ये गवर्नर के प्रति उत्तरदायी था, और एक भाग क्या था? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई। ठीक है, इसी दौरान क्या किया गया था? इसी अधिनियम के दौरान, इसी अधिनियम के दौरान केंद्र में क्या किया गया था? द्विसदनात्मक, क्या? द्विसदनात्मक, केंद्र में
क्या किया गया था? द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई थी। द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित स्थापित की गई। किसके दौरान? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के दौरान क्या किया गया था? भारत में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित किया गया था। ठीक है। जब द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद एवं विधानसभा, उच्च सदन और निम्न सदन वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया था। इसमें एक था द्विसदनात्मक में कौन कौन से थे? तो एक था उच्च सदन और एक था निम्न सदन। क्या था? निम्न सदन। उच्च 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 सदन और निम्न सदन। उच्च सदन क्या था? राज्य परिषद था। ये क्या था? राज्य परिषद। ये क्या था? राज्य परिषद था। और निम्न सदन जो था वो क्या था? विधानसभा। क्या था? विधानसभा। इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको लेक्चर अच्छे से मजे आ रहे हैं तो आप लेक्चर को लाइक करते चलिएगा, और कोई भी डाउट आए तो हमें कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा। आपको कोई भी एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? राज्य परिषद में जो है सदस्यों की संख्या, यहाँ पे देख लेते हैं सदस्य। यहाँ पे सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पे सदस्यों की संख्या थी 60। कितनी थी? 60 थी। और जिसमें 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत हुआ करते थे। जिसमें क्या होते थे? ये 60 होता था। ठीक है। कुल कितना होता था? राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे। जिसमें निर्वाचित कितने लोग होते थे? तो निर्वाचित होते थे इसमें कितने? 34 सदस्य निर्वाचित होते थे। और मनोनीत कितने होते थे? मनोनीत मनोनीत होते थे 26 क्या होते थे? मनोनीत हुआ करते थे। ठीक है। उनका कार्यकाल कितना था? इनका जो है पूरा कार्यकाल तो आप सभी जानते होंगे 5 वर्ष। कितना होता था इनका कार्यकाल? इनका कार्यकाल होता था 5 वर्ष का। अब केंद्रीय विधानसभा में, इसमें किसमें? केंद्रीय विधानसभा में। तो केंद्रीय विधानसभा में सदस्य की संख्या कितने थे? तो केंद्रीय विधानसभा में सदस्य की संख्या कितने थे? तो इसमें थे सदस्य की संख्या, इसमें सदस्य इसमें सदस्यों की संख्या हुआ करता था 100 कितना? 44। इसमें केंद्रों की सदस्यों की संख्या कितनी है? 144 है। ठीक है। इसमें से कुल कितने हैं? 144। जिसमें से 104 निर्वाचित कितने होते थे? तो इसमें हम बता दें आपको, निर्वाचित इसमें होते थे, निर्वाचित होते थे 104। ठीक है। जब 104 निर्वाचित होते थे तो बाकी जो है 40 ये क्या होते थे? मनोनीत होते थे। मनोनीत कितने होते थे? तो इसमें मनोनीत कितने होते थे? तो इसमें 40 क्या होते थे? मनोनीत होते थे। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इनका कार्यकाल कितना था? तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। इनका जो कार्यकाल था ये 3 वर्ष था। 3 वर्ष। ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे? 4 वर्ष 3 वर्ष। मैं आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ। ये इनका क्या था? कार्यकाल। क्या था? कार्यकाल। ये क्या था? कार्यकाल। इनका कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष था। और इनका जो है उच्च सदन मतलब कहा जाए तो राज्य परिषद का कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष था। और निम्न सदन विधानसभा का कार्यकाल कितना था? 3 वर्ष था कार्यकाल। ठीक है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है? दोनों की शक्तियां क्या थी? जो है बराबर थी। इनकी क्या है? शक्तियां ये दोनों की क्या थी? बराबर थी। ठीक है। क्या थी? बराबर थी दोनों की शक्तियां। ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आया। किंतु बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ विधानसभा को था। यदि बजट आता है कोई सा तो बजट पर जो है क्या था?
बजट पर स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति किसको था? प्रदान करने का अधिकार सिर्फ विधानसभा का था। विधानसभा में एक चीज था जो है बजट का, इसमें क्या था, बजट जो था, बजट पर स्वीकृति प्रदान, बजट पर क्या था? स्वीकृति प्रदान। बजट पर स्वीकृति प्रदान केवल प्रदान करने का अधिकार, बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार केवल किसको था? विधानसभा को था, राज्यसभा को नहीं था। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी अपनी सूचियों के विषय पर विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इन दोनों को अपने अपने सूचियों पर जो है, ये सूचियों के विषयों पर अधिकार, मतलब कि क्या, विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है। फिर इसमें क्या आता है, इसमें प्रांतीय विषयों के दो भाग होते हैं। ठीक है। क्या होता है, 1919 के जो है, अगले स्लाइड में देखते हैं। 1919 ईस्वी के एक्ट की मुख्य विशेषता क्या था, यह हम आपको बता देते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना थी। ठीक है। द्वैत शासन की क्या थी, फिर से स्थापना थी। इसके लिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया था, मतलब अलग किया गया था। इसके पश्चात प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में बांट दिया गया था। वह कौन थे प्रांतीय विषयों के? जो प्रांतीय विषय थे, प्रांतीय विषय, इनको दो भागों में कौन सा बांटा गया था? तो प्रांतीय विषय को दो भागों में कौन सा बांटा गया था? तो एक बांटा गया था आरक्षित विषय और एक था हस्तांतरित विषय। एक क्या था? एक था क्या था? आरक्षित विषय। एक क्या था? आरक्षित विषय। और एक क्या था? एक था हस्तांतरित विषय। कितने भागों में? इनको दो भागों में बांटा गया था। ठीक है। प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया था, जिसमें एक था आरक्षित विषय और एक क्या था? एक था हस्तांतरित विषय। अब आरक्षित विषय में क्या क्या आता था, इसको जान लेते हैं। तो आरक्षित विषय में पहला आता था राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस आदि। इसमें क्या क्या आता था? राजस्व, राजस्व आता था, राजस्व, न्याय, क्या था? राजस्व था, न्याय था। न्याय के बाद क्या था? वित्त था, वित्त था। इसके बाद क्या आता था? इसके बाद आता था पुलिस। क्या था? पुलिस। इतने चीजें क्या थे? इत्यादि आदि। इतने चीजें किस में आते थे? तो इतने चीजें आते थे आरक्षित विषय में आते थे। ठीक है। अब हस्तांतरित में, अब किस में? हस्तांतरित में। तो हस्तांतरित में हम देख लेते हैं कि हस्तांतरित में कौन कौन आते थे। तो इसमें आता था स्थायी स्वशासन। क्या आता था? स्थायी स्वशासन। क्या आता था? स्थायी स्वशासन। दूसरा क्या आता था? तो दूसरा आता था शिक्षा। ये किस में था? हस्तांतरित विषय थे, शिक्षा थे। और तीसरा क्या आता था? कृषि आता था। तीसरा क्या आता था? कृषि आता था। कृषि के बाद चौथा क्या आता था? चौथा आता था स्वास्थ्य, स्वास्थ्य आदि। तो ये किस में आते थे? हस्तांतरित विषय। और प्रांतीय विषय को दो भागों में बांटा गया था। कब? भारत शासन अधिनियम के अधिनियम कब बांटा गया, कब इसको किया गया था? तो ये भारत शासन अधिनियम, अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ऐसा किया गया था। क्या किया गया था? प्रांतीय विषय को दो विषयों में बांटा गया था, जिसमें एक विषय था हमारा आरक्षित विषय, एक था हस्तांतरित विषय। ठीक है।
इतनी बात आपको समझ में आया। अब आरक्षित विषय में कौन कौन से भाग दिया गया था, तो राजस्व को दिया गया था, न्याय को दिया गया था, वित्त को दिया गया था और पुलिस विभाग को दिया गया था। ठीक है, और हस्तांतरित विषय में किसको किसको दिया गया था, तो इसमें स्थायी स्वशासन को दिया गया था, शिक्षा विभाग को दिया गया था, कृषि विभाग को दिया गया था और स्वास्थ्य विभाग को दिया गया था। इनको बांटा गया था। ठीक है, अब अतिरिक्त विषयों का शासन गवर्नर अपनी परिषद के सदस्यों की सलाह से करता था। ठीक है, सॉरी, आरक्षित विषयों का, जो ये आरक्षित विषय थे, जो यहाँ पे दिया गया है आरक्षित विषय, इनका जो है शासन गवर्नर अपनी परिषद के सदस्यों की सलाह से करता था, तथा जो ये हस्तांतरित विषय हैं इनके इनका शासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों के किससे होता था, सलाह से होता था। ठीक है, ये गवर्नर की परिषद इसकी शासन करता था। ये परिषद के जो ये जो है इसको अलग कलर से लिख देते हैं। आरक्षित विषय को क्या करता था, क्या होता था, गवर्नर अपनी परिषद के सदस्यों से, ये गवर्नर के परिषद के गवर्नर के परिषद के सदस्यों गवर्नर के परिषद के सदस्यों के सलाह से होता था। ठीक है, गवर्नर के परिषद के सदस्यों की सलाह से करता था, इसमें शासन करता था। और जो हस्तांतरित विषय है, इसमें शासन किसका होता था, तो गवर्नर किस शासन कैसे करता था, तो इसमें गवर्नर शासन करता था, इसमें गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करते थे। इसमें किससे करते थे, तो भारतीय मंत्रियों के सलाह से करते थे। भारतीय मंत्रियों के सलाह, किससे, भारतीय मंत्रियों के सलाह से करते थे। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा एक आयोग आता है, जिस आयोग का नाम था, क्या था, उस आयोग का नाम था साइमन आयोग। इसके बाद क्या आता है, साइमन आयोग। अब साइमन आयोग में क्या क्या होता है, तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्या आता है साइमन आयोग। साइमन आयोग नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य भारत शासन अधिनियम 1919 के क्रियान्वयन की जांच करना था। ये जो साइमन आयोग आता है, ये भारत शासन अधिनियम जो 1919 लाया गया था, इसकी क्या करने के लिए आता है, इसकी जांच करने के लिए आता है। ये किसके नेतृत्व में आता है, ये तो साइमन आयोग है। हम आपको पहले ही बताए थे कि जितने आयोग होते हैं वो किसमें होते हैं, उनके नाम पर ही होते हैं। तो ये आयोग किसके नाम पर था, सर जॉन साइमन। ये आयोग किनके नाम पर था, तो ये था सर जॉन साइमन। इनके नाम पर यह आयोग का क्या किया गया था, नेतृत्व में 7 सदस्यीय, सर जॉन साइमन के नेतृत्व में क्या किया गया था, 7 सदस्यीय, कितने, 7 सदस्यीय 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग, 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया था। 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का क्या किया गया था, गठन किया गया था, जिसका कार्य क्या था, जिसका कार्य था भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919 की क्या करना था, 1919 की जो है जांच करना था। क्या था, 1919 का जांच करना था। भारत शासन अधिनियम 1919 का क्या करना था, जांच करना था। ठीक है, क्रियान्वयन करना था, जांच करना था। 1919 के अधिनियम का
क्या करना था, क्रियान्वयन की, जो ये 1919 की जो क्रियान्वयन था, जो भी क्रिया किया गया था, क्रियान्वयन की क्या करना था, जांच करना था, क्रियान्वयन की जांच करना था। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर इसमें क्या होता है, इस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे। ठीक है, अतः अधिकांश भारतीयों ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। जो ये जांच कर रहे थे, इस जांच में क्या थे, जो यहाँ पे हम बता देते हैं, साइमन आयोग था, साइमन आयोग। साइमन आयोग में क्या थे, जो साइमन आयोग में मतलब साइमन आयोग के जो सभी सदस्य थे वो किसके थे, इसमें जो एक सेकंड ना, इसमें जो थे सदस्य, उस इसमें जो सदस्य थे वो लगभग सभी सदस्य क्या थे, सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। क्या थे सभी सदस्य, तो सभी सदस्य क्या थे, अंग्रेज थे। ठीक है, तो इसको क्या किए थे, अधिकांश भारतीयों ने इसका क्या किया था, सभी सदस्य वो थे, अंग्रेज थे। तो इसमें जो भारतीय थे, भारतीय लोगों ने क्या किया, भारतीय लोगों ने इसका क्या किया, इसका विरोध किया था। भारतीय लोगों ने इसका क्या किया था, विरोध किया था, कि इसमें पूरे अंग्रेज लोग थे, इसमें कुछ तो भारतीय लोग भी होने चाहिए थे। इस वजह से इन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया। इसके बाद क्या होता है, आयोग द्वारा 1930 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई, जिसकी प्रमुख सिफारिशें क्या थे, ये हम आपको बताते हैं। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर उसे स्वायत्तता प्रदान करना और राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाना, सशक्त संघ की स्थापना करना, सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था को जारी रखा जाए। ये था इनका जो रिपोर्ट था आयोग द्वारा वर्ष 1930 में। जब आयोग द्वारा 1930 में 1930 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, क्या सौंपी, रिपोर्ट सौंपी, और रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार को रिपोर्ट सौंपी, जिसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी बताते हैं, जिनके प्रमुख सिफारिशें निम्न थी। तो देखिएगा कौन कौन से थे जिनके प्रमुख सिफारिश निम्न थे। तो इसमें था, पहला था प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर उन्हें स्वायत्ता प्रदान करना था। उन्हें क्या करना था, स्वायत्ता प्रदान करना था, स्वायत्ता प्रदान करना था। ठीक है, अगला क्या था, तो अगला था राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाना। राज्यों में सरकार का क्या करना, राज्यों में सरकार का विस्तार किया जाना। क्या था, राज्यों में सरकार का विस्तार किया जाना। ठीक है, फिर अगला क्या था, सशक्त संघ की स्थापना करना। अगला क्या था, सशक्त संघ की स्थापना करना। फिर अगला क्या था हमारा, सशक्त संघ की स्थापना करना।
फिर अगला था हमारा सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा जाए। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को, जो सांप्रदायिक था, सांप्रदायिक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा जाए। सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा जाए। ये क्या थे? आयोग 1930 के जो रिपोर्ट में सौंपी गई प्रमुख सिफारिशें थे। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है हमारा भारत शासन का अधिनियम 1935। तो चलिए उसको हम क्या करेंगे, ये हमारा स्लाइड ख़त्म हो चुका है, तो इसके बाद उसको थोड़ा सा हम आगे की लेक्चर में देखेंगे। तो आज आप बता दें कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और यदि कोई डाउट है तो भी कमेंट कर सकते हैं। और अगली बात ये कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आगे की क्लासेस टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपके मोबाइल पे मिलता रहेगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें और अपने मित्रों को, दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें भी आपके इस जुनून से जो पढ़ाई कर रहे हैं तो इससे हमें भी आनंद की अनुभूति होगा। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं और चैनल को लाइक करते हैं तो हमें भी उत्साहित होगा कि आपको पढ़ाने में हमको क्या मज़े आ रहे हैं। तो इसी जुनून से हम क्लास को आगे रखेंगे। तो हम मिलते हैं आपको हमारे लेक्चर नंबर, अगले लेक्चर से हम आपको मिलेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए हम क्लास को विराम देते हैं। तो चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।